पांच का पंच देख रहे हैं आप। चलिए एक एक करके जानते हैं बिहार की 5 बड़ी खबरें। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर छिड़ी सियासत के बीच कैसे है एनडीए की बैठक, कई जरूरी मैं आपको समझाऊंगी। मैं बताऊंगा भरत तिवारी केस से जुड़ी बड़ी खबर। मैं आपको बताऊंगी बांकीपुर चुनाव से पहले बिखरी आरजेडी। मैं आपको बताऊंगी खान सर की जमानत पर कब आएगा कोर्ट से फैसला। मैं आपको बताऊंगा मनीष कश्यप के ऊपर लटकी गिरफ्तारी की तलवार के बारे में। खबरों में सबसे पहले बात हॉट पॉलिटिक्स की, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए घटक दलों की एक बेहद महत्वपूर्ण और हाई प्रोफाइल बैठक बुलाई गई। इस बैठक में जेडीयू, भाजपा और सहयोगी दलों के बड़े नेताओं ने शिरकत की, जिसके बाद बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ चुका है। इस बैठक का मुख्य एजेंडा आगामी चुनावी रणनीतियों को धार देना और सरकार के भीतर विभागों के बीच बेहतर तालमेल बिठाना था। बैठक के अंदर से जो खबरें छनकर सामने आ रही है, उनके मुताबिक सम्राट चौधरी ने जेडीयू और भाजपा के मंत्रियों को साफ संदेश दिया है कि अब जनता के बीच सरकार की छवि को लेकर किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में सहयोगियों से कहा कि हमें आपसी मतभेदों को भुलाकर सिर्फ और सिर्फ विकास और सुशासन के मॉडल पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इस पूरे मामले के बीच विपक्ष, खासकर आरजेडी, इस बैठक को एनडीए के भीतर चल रही आपसी खींचतान का नतीजा बता रहे हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी का आरोप है कि सरकार में सब कुछ ठीक रही है और जेडीयू भाजपा के बीच सीटों और विभागों को लेकर अंदरूनी जंग छिड़ी हुई है। विपक्ष के इन हमलों के बीच इस बैठक का होना राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रेस के सामने आकर विपक्ष के सारे दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया और कहा कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है। उन्होंने साफ किया कि हमारी सरकार का इकलौता मकसद बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। अब देखना यह होगा कि एनडीए की इस बड़ी बैठक के बाद बनी ये रणनीति जमीन पर क्या रंग लाती है और आगामी दिनों में बिहार की सियासत को किस नए मोड़ पर ले जाती है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब नए कानूनी मोड़ सामने आ रहे हैं, जहां भारी सुरक्षा के बीच भरत तिवारी की मां आशा देवी, भाई चंदन तिवारी और भाभी के बयान आरा कोर्ट में दर्ज कर लिए गए। परिवार ने कोर्ट से साफ साफ कह दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है और वो दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग पर अड़े हैं। इस बयान के बाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाले न्यायिक जांच आयोग ने भी एक्शन तेज कर दिया है और बिलौटी गांव के मुख्य चश्मदीदों को 11 और 13 जुलाई को गवाही के लिए समन जारी कर दिया है। दूसरी ओर कोर्ट में बयान देने के तुरंत बाद 9 जुलाई से आमरण अनशन पर बैठने वाली भरत तिवारी की मां का तबीयत अचानक से खराब हो गया, जिस कारण इसे स्थगित करना पड़ा। वहीं अब कहा जा रहा है कि 18 जुलाई को एक बड़ा प्रदर्शन होगा। इसी बीच रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा का भी इस मामले पर बयान आ गया है, सुनिए। जिसके कारण इस पर गठन किया गया, इसका जो मुख्य बिंदु जो विचारणीय है उसमें का फर्स्ट बिंदु है कि घटना की पृष्ठभूमि, घटनाक्रम और उन प्रत्यक्ष एवं परोक्ष परिस्थितियों की जांच करना जिसके कारण घटना हुई। टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस को इंग्लिश में कहते हैं। तो पहला टर्म्स ऑफ रेफरेंस है कि घटना की पृष्ठभूमि, घटनाक्रम और उन प्रत्यक्ष एवं परोक्ष परिस्थिति की जांच करना जिसके कारण घटना हुई। दूसरा ही पॉइंट है इसमें कि दिनांक 17/6/26 को भोजपुर जिला के शाहपुर थाना अंतर्गत बिलौटी ग्राम में पुलिस कार्रवाई की औचित्य की जांच और आवश्यकता अनुसार उत्तरदायित्व करने का। मतलब 2 पॉइंट है, एक किस कारणवश की प्रत्यक्ष या परोक्ष परिस्थिति में घटना हुई, दूसरा उसका औचित्य, घटना के औचित्य की जांच, क्यों पुलिस कार्रवाई की गई औचित्य, और उसका उत्तरदायित्व निर्धारण। ये 2 पॉइंट है जिसके संबंध में इस न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। पिछले 10 दिन पहले मैं गांव में गया भी था, बिलौटी गांव में, और परिवार वालों से जो भी विक्टिम है उनके परिवार वालों से मिला था। उसके बाद कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हमारे कमीशन को चाहिए था, जिसके कारण ये थोड़ा लेट हुआ, लेकिन अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमने विटनेसेस को समन जारी किया है और ये धीरे धीरे जल्दी चलेगा। मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी जो इम्पोर्टेंट विटनेसेस हैं उनकी गवाही करके एक अंतरिम रिपोर्ट टाइप का कुछ मैं सबमिट कर सकूँ।
ये मेरी कोशिश जरूर है। इतना ही अभी कहना है, बाकी फिर जैसा जैसा आएगा मैं आप लोग को ब्रीफ कर दूँगा। पीड़ित परिवार का कहना है कि परिवार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले आरजेडी में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आने लगी है। पार्टी ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन टिकट को लेकर कई नेता नाराज हैं। सांसद सुरेंद्र यादव ने कहा कि वो रेखा गुप्ता को जानते तक नहीं। वहीं वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने भी टिकट चयन पर सवाल उठाए हैं। मामला तब और बढ़ गया जब तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल ने वीणा मानवी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। इससे आरजेडी के पारंपरिक वोट बैंक में बंटवारे की चर्चा अब तेज हो गई है। इसी बीच तेजस्वी यादव यूरोप दौरे पर हैं। विपक्ष उनकी गैर मौजूदगी को मुद्दा बना रहा है, जबकि आरजेडी का कहना है कि पार्टी तय रणनीति के तहत चुनाव के लिए तैयार है। हालांकि लगातार सामने आ रहे विवादों ने संगठन की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरजेडी की अंदरूनी खींचतान सिर्फ बांकीपुर तक सीमित नहीं रही है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सारण की पार्टी प्रवक्ता हरेलाल यादव के निष्कासन का विरोध किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संजय यादव, सुनील सिंह और रमेश पर पार्टी को कमजोर करने का आरोप लगाया। रोहिणी ने कहा कि जमीनी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाना पार्टी के हित में नहीं है और वो गलत के खिलाफ बोलती रहेंगी। आरजेडी के 30वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में भी विवाद देखने को मिला। नालंदा के आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव और नेता अरुण कुमार उर्फ कल्लू मुखिया के बीच मंच पर ही तीखी बहस हो गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। बांकीपुर में मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी ने अभिषेक सिन्हा बंटी को उम्मीदवार बनाया, जबकि जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में आरजेडी के भीतर जारी असंतोष और गुटबाजी चुनावी समीकरण पर असर डाल सकती है। पटना कोचिंग विवाद में आज खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड्स के केस पर फिर सुनवाई टल गई। पिछले दिनों इस मामले में सुनवाई पूरी कर ली गई थी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। फैसले को लेकर आज की तारीख तय की गई थी, लेकिन आज भी फैसला टाल दिया गया। अब मामले में अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी और इस पर फैसला आ सकता है। खान सर की जमानत याचिका पर अदालत ने फैसला पहले सुरक्षित रख लिया था। आज फैसला सुनाने की तारीख तय की गई थी। हालांकि डिस्ट्रिक्ट जज की गैर मौजूदगी की वजह से फैसला नहीं हो सका। अब अदालत इस मामले में 13 जुलाई को अंतिम फैसला सुनाएगी और इससे पहले कल कोर्ट की तरफ से सुनवाई के दौरान फैजल खान उर्फ खान सर की क्रिमिनल हिस्ट्री की मांग की गई थी। इस दौरान बचाव पक्ष की तरफ से कहा गया कि पुलिस की तरफ से केस फाइनल कर दी गई थी, इसलिए इस केस का जिक्र नहीं किया गया था। रोशन आनंद पक्ष की तरफ से सत्य झा ने खान की जमानत का विरोध किया था। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि फैजल खान की तरफ से क्रिमिनल हिस्ट्री छिपाई गई, जिसके बाद कोर्ट ने कल सुनवाई के बाद क्रिमिनल इंसिडेंस सबमिट करने के लिए कहा था। 2 जून की आधी रात को खान सर के कोचिंग सेंटर पर रात के वक्त बड़ा विवाद हुआ था। सेंटर पर तोड़फोड़, पत्थरबाजी और फायरिंग और स्टाफ सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमला किया गया था। इस मामले में रोशन आनंद को गिरफ्तार भी किया गया था। बाद में इस मामले में खान सर और उनके 2 बॉडीगार्ड्स और दूसरे लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा शस्त्र अधिनियम के तहत कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने दोनों बॉडीगार्ड्स को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था, जिनकी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और इस पर भी फैसला 13 जुलाई को आएगा। यानी दोनों बॉडीगार्ड्स अभी बेऊर जेल में बंद हैं, लेकिन खान सर की जमानत को लेकर फैसला नहीं आ पाया और साथ ही साथ रोशन आनंद इस पूरे मामले पर जिस तरह से खान सर को घेर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी गिरफ्तारी हुई लेकिन खान सर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप एक बार फिर विवादों में आ गए। इस बार मामला उनकी टोयोटा कार और E20 यानी इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर किए गए दावों से जुड़ा है। हाल ही में मनीष कश्यप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें वो एक पेट्रोल पंप पर हंगामा करते हुए दावा कर रहे थे कि इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल की वजह से उनकी गाड़ी खराब हो गई। उन्होंने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की नीति पर भी सवाल उठा दिए थे। अब इस मामले में बड़ा मोड़ आ गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिना नाम लिए मनीष कश्यप के आरोपों को पूरी तरीके से गलत बता दिया। उन्होंने कहा कि जब यह मामला सामने आया तो टोयोटा कंपनी ने जांच के लिए गाड़ी मंगाई, लेकिन शुरुआत में वाहन नहीं भेजा गया, यानी मनीष कश्यप डिनाई करते रहे कि मैं अपनी गाड़ी नहीं भेजूंगा।
बाद में जब कानूनी कार्रवाई की चेतावनी मिलने के बाद गाड़ी को जांच के लिए मनीष कश्यप ने भेजा। टोयोटा के विशेषज्ञों ने जांच के बाद पाया कि गाड़ी में आई खराबी का E20 पेट्रोल से कोई संबंध ही नहीं था। कंपनी का कहना है कि मनीष कश्यप ने बिना फैक्ट्स के आरोप लगाए और लोगों को भ्रम फैलाने का काम किया। इसी आधार पर कंपनी ने उनके खिलाफ एक प्राथमिकी भी दर्ज करा दी। अब इस मामले में पुलिस जांच शुरू कर चुकी है और चर्चा है कि आगे की कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, यानी मनीष कश्यप जेल भी जा सकते हैं। यह पहली बार नहीं है जब मनीष कश्यप किसी कानूनी विवाद में फंसे। इससे पहले साल 2023 में तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों से जुड़े कथित फर्जी वीडियो साझा करने के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उस समय तमिलनाडु पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई थी और उन्हें कुछ समय तक जेल में भी रहना पड़ा था। फिलहाल ये मामला ऐसे समय में सामने आया है जब केंद्र सरकार प्रदूषण कम करने और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने के लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग ईंधन को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में सभी की नजर पुलिस की अगली कार्रवाई और मनीष कश्यप के जवाबों पर टिकी हुई है कि आखिरकार मनीष कश्यप इन सारी चीजों को लेकर के क्या कुछ जवाब देंगे।